देखिए, अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को मैं कहता हूं कि ये मेरा जो फंक्शन है वो है टोकन जनरेट करने वाला फंक्शन। ये क्या करता है? टोकन जनरेट करता है। तो ये फंक्शन कब चलना चाहिए? जब यूजर अपना डाटा फिल कर रहे हैं। डाटा फिल कर रहे हैं तो ये टोकन चलना चाहिए, मतलब ये फंक्शन चलना चाहिए। लेकिन आज से पहले आपने देखा कि ये हम बना कर रखते हैं अपने एपीआई के अंदर, और अपने एपीआई के फंक्शन के अंदर हम टोकन को जनरेट करवाते हैं। हाँ, वो एपीआई हम कब चलाते हैं? जब यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हो। लेकिन एपीआई तो जरूरी नहीं है ना कि वो अपना अकाउंट क्रिएट करो। एपीआई तो हम वैसे ही ऐसे भी चला सकते हैं, और जब मैं ऐसे चलाऊंगा तो वो टोकन जनरेट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर का जो फंक्शन है वो मैं ये अकाउंट क्रिएट करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो इस फंक्शन को चलाऊंगा तो ये टोकन जनरेट होगा, क्योंकि ये पार्ट है उस फंक्शन का जिस फंक्शन के ऊपर मैंने एपीआई बनाई हुई है। अगर उस फंक्शन को मैं अलग से भी चलाऊं तब भी टोकन जनरेट होगा। हाँ, अगर मैं उसको वो चीज़ें दे दूं जो उसको चाहिए तब। और यही वो वाली चीज़ है जहाँ से इससे कनेक्शन बिल्ड करता है ये, कि ये चीज़ें लेता है वो जो इसको चाहिए, और फिर वो टोकन जनरेट करता है। और सिर्फ टोकन नहीं, टोकन की चेकिंग होना, पासवर्ड की चेकिंग होना, डेटाबेस में चेक होना कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। मोंगो डीबी जो है वो एक बहुत ही एफिशिएंट चीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। और देखें, जब भी एफिशिएंसी की बात होगी ना तब कुछ ना कुछ बचाने की बात होती है। बचाने का मतलब होता है सेल। 50% ऑफ, 70% ऑफ, 90% ऑफ तो नहीं होता। तो यहाँ क्या बचेगा? टोकन। यहाँ पर जब आप डेटाबेस में एंट्री करते हैं तो डाटा आ जाता है, डाटा क्रिएट हो जाता है। और ये डाटा क्रिएट मैं आपके बैक एंड फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपके डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। डेटाबेस मतलब मोंगो डीबी। मोंगूज आपका जो ओआरएम है, ये ओआरएम आपकी हेल्प कर रहा है क्या? डेटाबेस में डाटा डालने में। और जब ये डाटा डेटाबेस में क्रिएट हो जाए तो उस वक्त आपको कुछ चीज़ें बनकर मिल जाती हैं। अगर डाटा क्रिएट नहीं होता तो वो चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती। उनमें से एक है जिसका नाम है प्री हुक। प्री के मतलब होता है पहले होना। मतलब डेटाबेस में डाटा आ रहा है उससे पहले ये चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। ये है क्या? ये भी फंक्शन है एक। इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि जब डाटा क्रिएट होगा उससे पहले ये चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। उससे उससे पहले आप जितनी दफ़ा आप चाहें ये एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़, क्योंकि आप इसको चला नहीं पाएंगे until unless you create data in database। तो डेटाबेस में डाटा क्रिएट होगा उससे फौरन पहले ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और इसको हम कहते हैं प्री हुक। एक पोस्ट हुक भी होता है जो आपके डाटा क्रिएट होने के बाद जो है हुक वो फिर एग्जिस्ट करता है। तो हम पोस्ट हुक को अभी नहीं देख रहे, हम अभी प्री हुक के एग्जाम्पल लेंगे।
तो अगर मैं प्री को यहाँ से काट दूं और सिर्फ हुक को रखूं, तो हमें ये बात समझ आई कि कुछ हुक्स होते हैं जो मॉन्गूज हमें देता है डाटा क्रिएट होते टाइम, वो हुक्स भी अवेलेबल होते हैं। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है, वो होता है मेथड। मेथड क्या होता है? वही फंक्शंस, फंक्शंस को मेथड कहते हैं, मेथड को फंक्शन कहते हैं। तो मेथड, ये मेथड भी आपको 24/7 अवेलेबल नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त अवेलेबल होता है जब आप डाटा क्रिएट करते हैं, तो ये भी अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप चाहते हैं तो इन मेथड का यूज़ करें जब डाटा क्रिएट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इनका यूज़ करें उस वक्त जब डाटा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है। डाटा है तो मेथड भी है और हुक्स भी हैं। डाटा नहीं है तो ये भी नहीं है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि डाटा से डायरेक्टली, डाटा क्रिएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज़, कि अगर डाटा है तो फिर ये भी है, अगर डाटा नहीं है तो ये नहीं है। उस केस में क्या हो रहा था? उस केस में ये हो रहा था कि वो एपीआई से रिलेटेड है, डाटा वेटा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। एपीआई के अंदर वो टोकन अगर आप चला देना उस फंक्शन को, तो वो टोकन लाजमी जनरेट करेगा। वो चलेगा, हर हाल में चलेगा, चाहे आपने डेटाबेस में डाटा बनाया या डाटा नहीं बनाया, वो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि एपीआई के फंक्शन के अंदर ऐसी लॉजिक लिख दिया आपने जिसमें आप टोकन को चेक कर रहे हैं, टोकन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें जो है वो वहां पर हर हाल में मौजूद हैं। उसका डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप एक्स्ट्रा वैलिडेशन करते हैं कि अगर यूजर ने ये मुझे नहीं दिया तो उसके साथ ये कर देना, उसको ये मैसेज दे देना, इस तरह की वैलिडेशंस आप लगाते हैं वहां पर। लेकिन ये वाली इफिशिएंसी नहीं मिलती है आपको कि डाटा जब होगा तभी मेथड होगा, डाटा जब क्रिएट होगा तभी हुक्स होंगे। ये वाली चीज जो है ये आपको कहाँ मिलती है? सिर्फ मॉन्गूज के मेथड में। और मॉन्गूज जो आपको हुक्स देता है, हुक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्री हुक और एक पोस्ट हुक। तो हम इनमें से एक को यूज करेंगे, प्री हुक को। पोस्ट हुक भी खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो आए चलें इसको समझते हैं और दोनों चीजों को लिख कर रखेंगे। सबसे पहले तो हमने एक चीज पिछली क्लासेस में सीखी थी जो कि आपका पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड को अगर मैंने लिख दिया ताहा 1 2 3 4, तो ये जो ताहा 1 2 3 4 है ये कभी भी आप डेटाबेस में इस शक्ल में सेव नहीं करते। क्या करते हैं? इसको हमेशा या तो हैश करते हैं। यही ताहा 1 2 3 4 जो है वो दिखने में AB12XY@YZ इस तरह के रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, और इसको आप डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। हमने दो तरीके देखे थे ये, आप जब सेव करते हैं। एक था स्टेटफुल, स्टेटफुल में भी आप इसको रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस में सेव कर रहे थे। और एक था स्टेटलेस जिसमें आप इसको अगेन पासवर्ड को हैश कर रहे थे और सेव कैसे कर रहे थे? JWT की सूरत में। JWT क्या है? जेसन वेब टोकन, जो कि एक स्टेट लेस सर्विस है कि आपको अपने पासवर्ड के ऊपर जो सेशन क्रिएट करना होता है कि यूजर लॉगिन हो गया, उसको एक टिकट बनाकर दे दो कि हाँ ये लॉगिन है।
तो वो जो लॉगिन वाला टिकट है ना, उसको हमने JWT से बनाया था। ये ऐसा ही है कि अगर आपने कोई किसी कंपनी या किसी ऑफिस को विजिट किया हो एज अ गेस्ट, तो या अगर आप गेस्ट नहीं, एज अ एम्प्लॉय भी अगर आप जाते हैं, तो कुछ ऑफिसेस कुछ कंपनी में ये रूल होता है कि आप अपने जो है कार्ड को लटका कर घूमेंगे गले में। क्यों? क्योंकि उससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप हमारे एम्प्लॉय हैं। तो कार्ड को जो है ना वो अपने जो है वो लटका कर घूमना है, क्योंकि वहाँ का रूल ऐसा है। और उस कार्ड के ऊपर जो है वो आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन लिखी जाती है। तो ये वाली चीज़ जो है, यही सेशन है कि जब आप मेरी वेबसाइट पर आए और आपने लॉगिन किया, तो मैंने आपको एक कार्ड दे दिया, और वो जो कार्ड है वो आप लेकर घूम रहे हैं अपने साथ, तभी आप मेरी वेबसाइट पर घूम सकते हैं। वरना तो अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेशन या फिर टोकन, लॉगिन सेशन कह लें या लॉगिन टोकन कह लें, दोनों ही आपको मैं देता हूँ लॉगिन करते टाइम। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट में नहीं घूम सकते। आपको फौरन निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दोबारा से लॉगिन करें। तो लॉगिन करने का जो कॉन्सेप्ट था कि लॉगिन आप करेंगे और लॉगिन करके मैं आपको सेशन आईडी दूंगा, वो हमने JWT से करवाया था। और JWT से एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करवा के अपने किसी डाटा के ऊपर आपको दे दिया था। तो इस तरीके से लॉगिन कर पा रहे थे हम। लेकिन अभी हम पासवर्ड की बात करें। पासवर्ड के साथ भी यही चीज़ होता है कि जो आपका पासवर्ड होता है वो आप डायरेक्टली डेटाबेस में सेव नहीं करते। वो आप क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं और उसको एक रैंडम स्ट्रिंग बनाकर डेटाबेस में सेव करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी को हमने देखा था जिसका नाम था बी। इसको देखते हैं, बी क्रिप्ट नाम है इसका। इसको देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो पासवर्ड के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। याद रहे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं, और बैकएंड में भी सबसे पहले मैं अथेंटिकेशन अथराइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे लॉगिन करना, उसको बना रहा हूँ। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पर और मैं इसे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm bcrypt। तो आपको एक बी क्रिप्ट के नाम का npm का पैकेज देखने को मिल जाएगा। ये जो पैकेज है इसे ओपन करते हैं। जी, तो बी क्रिप्ट का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन कमांड है npm i bcrypt। और बी क्रिप्ट के इस कमांड को मैंने कॉपी किया। मैं वापस आकर यहाँ पर अपने टर्मिनल में इसे चला रहा हूँ। npm i bcrypt का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया है। अगेन किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आपको अब तक क्या समझ आया। अच्छा, तो हम हुक को बनाने जा रहे हैं, और हुक को आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर मैं यहाँ पर खोलूँ, तो मैंने बी क्रिप्ट को खोला, याद रखिएगा, क्योंकि मैं पासवर्ड के ऊपर काम करूंगा। लेकिन ये पासवर्ड को मैं प्री हुक के अंदर डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mongoose और प्री हुक। तो जो भी मुझे वेबसाइट मिलती है, इस वेबसाइट पर मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ जो जेमिनाई ने मुझे लिख कर दिया अभी। मिडिल वेयर है ये। हुक्स आर मिडिल वेयर। मिडिल वेयर का आपको पता है कि बीच की चीज़ होती है जो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले आपकी रिक्वेस्ट को रोक कर खुद उसके साथ जो है वो डीलिंग करती है, तो वो मिडिल वेयर कहते हैं हम उसे। हमने ये बहुत अच्छे से देखा है कि मिडिल वेयर क्या होता है। एपीआई के फंक्शन तक पहुंचने से पहले तमाम रिक्वेस्ट को अपने पास लेकर आते हैं,
और उसके साथ आप कुछ भी परफॉर्म करके वहीं से या तो रिस्पॉन्स बैक कर दें, या मर्जी ये होती है कि आप जो है वो मिडलवेयर से नेक्स्ट करके एपीआई पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को भेजें। तो ये भी कुछ मिडलवेयर टाइप की चीज़ है। मिडलवेयर फंक्शन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन हमें लिखना बचपन से आता है। दैट रन ऑटोमेटिकली बिफोर अ स्पेसिफिक डेटाबेस ऑपरेशन अकर्स। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। जो पहली वेबसाइट आई है उससे क्लिक करते हैं। और अगर यहाँ देखने की हम कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल ये वाली हो सकती है, जिसमें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एक स्कीमा का नाम लिखा गया है, और उस स्कीमा के नाम में प्री का वर्ड यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर नाम जैसा है, और यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है। आइए ज़रा इसके ना समझ में आने वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं और अपने पास लेकर यहाँ पर आते हैं अपनी फाइल में। तो जो मैंने अपने स्कीमा को एक्सपोर्ट किया है, इसको मैं करता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हुक सही है। और हुक जो है मेथड को बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और इससे कमेंट कर रहा हूँ, ताकि मुझे इसको देखते हुए ही अपने हुक को बनाना है। तो ये कहता है कि मेन, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है या मैं स्क्रीन बड़ी कर दूं। जी और सर, थोड़ी थोड़ी सी सी। बड़ी कर दे। जी। तो यहाँ पर लिखा है मेन स्कीमा। स्कीमा मेरे पास भी है, और स्कीमा का जो नाम है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो मैंने रखा है यूजर स्कीमा। ठीक है, तो मैं इस यूजर स्कीमा को कॉपी करूंगा, और बाकी इन जो भी मेरे ये टेबल की चीज़ें हैं ना आने वाली, इनको हम करते हैं कोलैप्स, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो यूजर स्कीमा मेरे स्कीमा का नाम है। मैं नीचे आता हूँ और इस मेन स्कीमा को मिटाकर यूजर स्कीमा लिख देता हूँ, या चलें इसको हम एज अ टेम्पलेट रखते हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा ये कहता है कि ये यूजर स्कीमा एक सिर्फ वेरिएबल नहीं है, ये एक क्लास का इंस्टेंस है। अगर आप सही से ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक वेरिएबल है जिसको आपने न्यू स्कीमा की क्लास का इंस्टेंस बनाया है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब क्लास का इंस्टेंस बनता है कोई वेरिएबल, तो उस क्लास की चीज़ें उस वेरिएबल के अंदर आ जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आगे डॉट लगाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्री जो है वो कैसे आया यहाँ पर। जाहिर सी बात है, ये उस क्लास का ही पार्ट है जिसका इंस्टेंस मैंने बनाया था अपने इस यूजर स्कीमा के वेरिएबल को, और उसके अंदर से ही ये प्री नाम का मेथड निकल कर आया है। तो अगर जो ये प्री है, इसको मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, तो ये मुझे कहता है कि आप यहाँ पर मेथड बता सकते हैं। और ये जो मेथड है, ये वो मेथड है, इसको मैं मेथड ना ही बोलूँ तो अच्छा है, असल में तो ये इवेंट है। ये इवेंट है। ये किस टाइप का इवेंट है कि जब आप अपना डाटा डेटाबेस में सेव करें, तो डाटा जस्ट सेव होने से पहले ये वाला हुक चल जाए। लेकिन चलेगा तभी जब आप सेव करेंगे। आपने सेव किया तो सेव बाद में होगा, पहले ये हुक चलेगा। तो सेव के इवेंट के ऊपर आपको अगर कोई हुक लिखना है, तो आप ये हुक लिख सकते हैं। ये बड़ा आसान है, करना कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको बताना पड़ता है डबल कोट में या सिंगल कोट में कि ये देखें ये सारे इवेंट हैं, एग्रीगेट, बल्क, इसमें से मैं ढूंढूंगा सेव को, और सेव को लिख दूंगा। दोबारा सुने, ये बहुत अजीब सी चीज़ है लेकिन ये समझ में आ जाती है अगर आप समझने की कोशिश करें कि सेव करते टाइम आपका डाटा
बाद में सेव होगा, पहले ये हुक चलेगा। हर वक्त नहीं, आपने डाटा जब सेव किया तो सेव डाटा होने से पहले ये हुक जो है आप चला सकते हैं। उसके बाद जो है, मैंने सेव के इवेंट के बाद लिखना है एक फंक्शन। और ये एक फंक्शन एसिंक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा जो कि दूसरे डेटाबेस में जाकर परफॉर्म होने वाली चीज़ है। तो एसिंक फंक्शन जो है, मतलब इसलिए ताकि इसके अंदर लिखी जाने वाली जो बिजनेस लॉजिक है उसके लिए मुझे इंतज़ार करना है, तो मैं इंतज़ार मेंशन करूंगा कि ये इंतज़ार करने वाला फंक्शन है। एसिंक फंक्शन, फंक्शन के कीवर्ड के साथ आप लिखेंगे फंक्शन। और फंक्शन जो है उसको आपने यहाँ पर लिख दिया एक खाली फंक्शन, एस एक खाली एसिंक फंक्शन, जो कि सेव डाटा होने से जस्ट पहले चलेगा। ये क्या है? ये प्री हुक है। मैंने एक प्री हुक को लिखा है जिसको सेव डाटा सेव होने से जस्ट पहले मुझे चलाना है। क्या मैं ये बात समझ आ रही है कि मैंने एक प्री हुक को बनाया है जो डाटा सेव होने से जस्ट पहले चलेगा? इसकी लॉजिक को मैं लिखता हूँ। मैं इस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि अवेट, अवेट मतलब रुकना, जब तक रुको जब तक ये काम हो ना जाए। और वो काम है क्या? वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। मुझे चाहिए बी क्रिप्ट, तो मैं सबसे ऊपर जाकर बी क्रिप्ट को इम्पोर्ट बी क्रिप्ट CYBRCYPT, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, यही है ना? BC। BC है ये, ठीक है। तो ये हमने बी क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है, फ्रॉम बी क्रिप्ट JS। इसे मिटाकर जरा खुद से मंगवाए ना तो वो बेहतर होता है, बी क्रिप्ट JS। ठीक है, तो बी क्रिप्ट को आपने बी क्रिप्ट से मंगवा लिया है। अब आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर अपने बी क्रिप्ट जो है इसको लिख देंगे। तो ये बी क्रिप्ट आपको पता है एक फंक्शन है, इसको आप ज़रूर राउंड ब्रैकेट लगाएं। लेकिन बी क्रिप्ट जो है ना वो डायरेक्ट नहीं लगाते, हम हैश करके लगाते हैं। तो बी क्रिप्ट के बाद अंदर हैश का फंक्शन है, उससे असल में हमें लगाना है। बी क्रिप्ट के बाद हैश का फंक्शन है, मेरी तरह आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, बी क्रिप्ट के अंदर हैश का फंक्शन है। हैश के फंक्शन के अंदर आपको कहना है कि देखो जो डाटा यूजर ने क्रिएट किया है, या किया है मतलब लिखा है, यूजर नेम लिखा है, पासवर्ड लिखा है, समथिंग 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 लिखा है। तो इसमें से जो इसने यूजर ने पासवर्ड लिखा है, इस पासवर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पासवर्ड की बात कैसे करूंगा? दिस डॉट पासवर्ड लिखकर मैं इसकी बात कर सकता हूं कि मैं इस पासवर्ड की बात कर रहा हूं। इसे पासवर्ड को लो और 10 कैरेक्टर्स में हैश कर दो। और जब ये हो जाए तो इसे आगे भेज देना। अच्छा, ये जो आगे भेजने वाली चीज़ है ये बेसिकली ऐसे जादू से नहीं आती, ये एक पैरामीटर होता है जो कि इस फंक्शन के पास ही है। तो नेक्स्ट के नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, वो आगे भेज देता है बीक्रिप्ट करने के बाद। तो ये वाली लाइन और इस पूरे फंक्शन को, जो ये बेसिकली तो 2 लाइन का ही फंक्शन है लेकिन है बहुत पावरफुल। जब यूजर ने अपना डाटा क्रिएट किया तो डाटा सेव करने से जस्ट पहले उस पासवर्ड को हैश कर दो।
अब ये जो इवेंट है या हुक है, ये हुक सेफ के ऊपर चल रहे। पहली पहली दफा जब आप सेव करेंगे डाटा को, तो ये चल जाएगा, उस वक्त चलेगा, और चलना भी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए ना, हैश। लेकिन सपोज करें कि आपने अपने प्रोफाइल के अंदर आकर एडिटिंग शुरू की, और वो एडिटिंग आपने यूज़र नेम अपना ताहा से मिटाकर अहमद कर दिया, या ताहा अहमद कर दिया अपने यूज़र नेम को। उस वक्त भी तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हुए सेव करते ही हैं। तो उस सेव के करने के ऊपर भी ये चल जाएगा। मतलब मैं अपने यूज़र नेम को चेंज करने आया, और मैं जाहिर है अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए यूज़र नेम चेंज करने आया था, पासवर्ड थोड़ी चेंज करने आया था मैं। ये पासवर्ड को भी क्या करेगा, क्योंकि इवेंट सेव हो रहा है, तो सेव के ऊपर ये नए पास आपके दिए हुए उसी पासवर्ड के ऊपर 10 डिजिट्स का एक नया हैश लगाकर डेटाबेस में नया पासवर्ड सेव करवा देगा, जो कि गलत है। पासवर्ड को एक ही दफा हैश करके सेव करना सही है। हर सेव के इवेंट में एक नए पासवर्ड के ऊपर हैश बनाकर डेटाबेस में रख देना, ये ऐसा ही है कि काम कुछ और करने जा रहे हैं, हर दफा पासवर्ड चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है। सेफ के इवेंट पर जब भी पासवर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, तब नया पासवर्ड बनना चाहिए। ऊपर और नीचे वाले, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम हुक लिख रहे थे, और हुक जो है वो बी क्रिप्ट को हमने यूज़ किया है पासवर्ड को हैश करने के लिए। और ये कब चलेगा, जस्ट आपका डाटा क्रिएट होने से पहले चलता है ये प्री हुक। और इस प्री हुक को सेव के ऊपर चलाया है, तो डाटा सेव होने से पहले ही चलेगा, जाहिर है। और इसके अंदर हमने पासवर्ड को हैश किया है। पासवर्ड को हैश करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह देखें कि पहली दफा के बाद जब भी कोई बंदा अपनी प्रोफाइल में किसी भी चीज़ को अपडेट करके सेव करेगा, तो उस वक्त भी उसके पासवर्ड के ऊपर एक नए हैश को क्रिएट कर दिया जाएगा। वो भले अपने पासवर्ड को चेंज ना कर रहा हो, उसका पासवर्ड एक नए हैश में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, नया पासवर्ड जो है उसका हैश डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो मुझे बार बार पासवर्ड को हैश करके डेटाबेस में सेव नहीं करना है। एक दफ़ा शुरू में जब उसने अकाउंट बनाया और पासवर्ड दिया, उस पासवर्ड को उसी टाइम डेटाबेस में हैश करके सेव करवा दिया, तो ये काफ़ी है। बार बार जो है वो मुझे इस चीज़ को नहीं चलाना है। हाँ, सिर्फ अगली दफ़ा मैं उस वक्त चलाऊंगा जब ये चीज़ जो है वो खुद ही यूजर आता है और कहता है कि मैं अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूं, तो उसका पासवर्ड एक नया पासवर्ड बने, और उस नए पासवर्ड को फौरन से हम हैश करके अपने डेटाबेस में रख लें। हर सेव किए जाने वाले इवेंट के ऊपर, जो कि यूजर नेम है, ईमेल है, और दूसरी चीज़ें जैसे कि फुल नेम है, इन सब के ऊपर जो है आप सेव करते टाइम पासवर्ड को हैश नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आपको इसे रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, और इफ कंडीशन में मैं लिखूंगा कि नहीं है, दिस डॉट इज मॉडिफाइड। इसके मतलब मैंने ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर नहीं किया जा रहा है मॉडिफाइड, किसको, पासवर्ड या प्रोफाइल को। पासवर्ड को, अगर नहीं किया जा रहा है मॉडिफाइड पासवर्ड को, तो
रिटर्न कर दो नेक्स्ट को। आप ज़रा समझेंगे तो फिर आपको ये लाइन समझ आएगी, वरना ये समझना थोड़ी सी आपको इसमें डिफ़िकल्टी होगी। देखें, मैंने कहा कि अगर नहीं किया जा रहा है मॉडिफाइड पासवर्ड को, तो उस बंदे को इस फंक्शन से बाहर निकाल दो। आगे की चीज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस फंक्शन से बाहर निकाल दो। अगर नहीं किया जा रहा है मॉडिफाइड पासवर्ड को, तो इस फंक्शन से उसे बाहर निकाल दो। और अगर इसका अपोजिट होगा, अगर वो पासवर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर जाहिर है ये आगे आने वाली चीज़, ये ट्रू कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। सॉरी, ट्रू इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पर आगे की लाइन जो है वो चला देंगे आप। मुश्किल है ना थोड़ा समझना, दोबारा समझें। अगर नहीं किया जा रहा है मॉडिफाइड पासवर्ड की फील्ड को, तो रिटर्न करके इस फंक्शन से बाहर निकालो, आगे की चीज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। सर तो यानी अगर सर हैश अगर पासवर्ड नहीं कर रहा हो तो बाहर कर दो यूजर को, और अगर कर रहा है तो ठीक है। अगर वो पासवर्ड को आके अपडेट कर रहा है कि मैं अपने पासवर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मतलब वो पासवर्ड के फील्ड को मॉडिफाई कर रहा है, और उस सूरत में उसके नए पासवर्ड को हम हैश कर देंगे। और अगर वो पासवर्ड की जगह किसी भी चीज़ को, यूज़र नेम को, ईमेल को, फुल नेम को एडिट करता है, तो जाहिर है वो पासवर्ड की फील्ड को एडिट नहीं कर रहा है, तो ये प्री हुक चलेगा भी, बनेगा भी। लेकिन ये जो कंडीशन है वो रिटर्न उस वक्त फौरन से क्या रिटर्न कर देगी, नेक्स्ट को। और नेक्स्ट के मतलब है जो आगे वाली लाइन है, या आगे वाली लाइन तक पहुंचने नहीं दिया जाए प्रोग्राम को। तो तो सर ये तो एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन ओनली होगा ना? जी अगर हाँ, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो फर्स्ट बना टाइम रहे हैं जब मॉडिफिकेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम क्या है कि वो क्रिएशन है, और क्रिएशन के टाइम पर जो है वो पासवर्ड लाजमी हैश तो होगा। उसका उसका प्री हुक अलग बनेगा? उसके प्री हुक को बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही प्री हुक है जो कि इस कंडीशन को वो उस वक्त फेल कर देगी, इस कंडीशन को उस वक्त फेल कर देगी जब आप पहली पहली दफ़ा जो है वो अकाउंट को क्रिएट करेंगे। वो मॉडिफिकेशन नहीं है, वो क्रिएशन है। और मॉडिफिकेशन के मतलब होता है कि इस चीज़ में जो पहले से बनी हुई चीज़ है उसको मॉडिफाई आप कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन और क्रिएशन में वाजे फ़र्क है। क्रिएट करना मतलब फर्स्ट टाइम क्रिएट करना, और उस वक्त ये चीज़ चलेगी। और इस मॉडिफाइड पासवर्ड के मतलब है कि बनी बनाई चीज़ है, और उसको अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर जो है अगर वो पासवर्ड की फील्ड नहीं है, तो फिर आपको आगे नहीं जाने दिया जाए। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिपीट करें। अच्छा, अब हम इससे जो है वो क्या करते हैं कि एक ऐसे स्ट्रक्चर में इफ कंडीशन को लिखते हैं जिससे हमें देखने की आदत है। जैसे कि ये इसकी बॉडी है, इस बॉडी को मैं कट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, और इफ का जो है एल्स लगाता हूँ, और एल्स के कर्ली ब्रैकेट में इन दोनों को शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि जैसे हमें देखने की आदत है इफ और एल्स को, हम उसी तरह ही इसे देख। जी, तो आप लोगों को ये क्लियर है? जी सर। अच्छा सर, इधर ही हैशिंग भी इधर ही। इस ये जो हुक है ये बेसिकली प्री हुक है, और ये जो प्री हुक है, इस लाइन में आप क्या करें, आप यहाँ पर हैश द पासवर्ड करें। और आप यहाँ पर क्या करें, अगर आप कमेंट ऐड करना चाहें तो
यहाँ पर इफ पासवर्ड इज नॉट मॉडिफाइड, मूव टू द नेक्स्ट मिडलवेयर। सिंपल सेंटेंस में आ गया सर। सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं और आगे चल के समझते हैं कि जो पासवर्ड है वो हैश हमने कर लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे तो कोलैप्स कर देता हूँ मैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पर मेथड्स बनाने जा रहा हूँ, और ये जो मेथड्स है ये फंक्शन ही है। ऐसे फंक्शन बना बना कर रख रहा हूँ मैं, जो मुझे बाद में इस्तेमाल करने। तो सबसे पहले जो मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, मतलब मेथड बनाने जा रहा हूँ, और ये मेथड कोई आम मेथड नहीं है। जब डाटा क्रिएट होगा डेटाबेस में तब ये मेथड जिंदा हो जाते हैं, अदरवाइज ये मेथड होते ही एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये जो मेथड है और इसके जैसे मेथड्स, काम के मेथड्स मैं बना बना कर रख रहा हूं। जब मुझे यूज करना होगा तब मैं इनका यूज करूंगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक मेथड लिखना है। अगेन प्रोसेस पूरा वही है। आप अपने स्कीमा के नाम को लिखेंगे और डॉट लगाकर आप लिखेंगे मेथड्स। मेथड्स जो है, यहां तक तो आपने ये डिसाइड किया कि आपको मेथड बनाना है। किसके ऊपर बनाना है? यूजर स्कीमा के ऊपर बनाना है। मतलब यूजर के टेबल के ऊपर एक मेथड बनाना है। क्या हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल होती है? नहीं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। उनमें जो यूजर का टेबल है उसके ऊपर एक मेथड बनाना है। इस मेथड का नाम देते हैं, एक अच्छा सा नाम देते हैं जो आपकी मर्जी का नाम होता है। और ये नाम, ताकि आप बाद में इसे पहचान सकें, ये वो नाम है। तो मैं इसको लिखूंगा इज पासवर्ड करेक्ट। तो ये मैंने नाम लिख दिया है इज पासवर्ड करेक्ट। कैसा मेथड है? नाम से जाहिर है मेरे पासवर्ड को चेक करने वाला मेथड है कि क्या जो यूजर ने पासवर्ड दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। याद करें कि ये भी चीज़ हम लिखते थे अपने एपीआई के अंदर, फंक्शन के अंदर। अब वहां पर ना लिखकर हम ये मेथड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो और क्लीन हो जाएगा और हमारे पास मेथड भी आ जाएगा, एक ऐसा मेथड जो कि इफ़िशियंट है। डाटा जब क्रिएट होता है तो उस वक्त ये मौजूद होता है, और वो भी स्पेशली यूज़र का डाटा जब क्रिएट होता है। अगर मैं प्रोडक्ट का डाटा क्रिएट कर रहा हूँ तो उस वक्त की बात नहीं हो रही है। यूज़र का डाटा क्रिएट कर रहा हूँ तो उस वक्त ये मौजूद है। नाम इसका मैंने रखा है, नाम से पढ़ के उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इस पासवर्ड करेक्ट। तो इस पासवर्ड करेक्ट जो है, इसको हम एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे। एसिंक का कीवर्ड लगाकर फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे। और फंक्शन जो है आपका वो एक पैरामीटर लेगा जिसका नाम हम रख सकते हैं पासवर्ड। ये कौन सा पासवर्ड होगा?
जो आप देंगे पासवर्ड, कि भाई ये मेरा पासवर्ड है, और इसको हम साइन इन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे आप साइन इन करते हुए पासवर्ड लिखते हैं, तो इस वाले मेथड को चलाकर हम फौरन से क्या चेक कर लेंगे कि इसका पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है। क्यों जरूरी है ये करना? क्योंकि पासवर्ड एक ऐसी फील्ड है जिसको आप उसकी असल हालत में, ओरिजिनल शक्ल में डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करते, उसको इनक्रिप्ट या हैश करके सेव करते हैं। तो इनक्रिप्ट या हैश करके जो आप सेव कर रहे हैं, वो शक्ल दूसरी शक्ल है उसकी। ताहा 1234 अगर मैंने पासवर्ड लिखा तो इसके ऊपर पता नहीं क्या चीज़ हैश करके बन रही है जो आपने डेटाबेस में सेव किया है। आप दोबारा ताहा 1234 लिखेंगे तो एग्जैक्टली इसी ताहा 1234 को हैश करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आपके डेटाबेस में रखे हुए हैशिंग से जाकर एग्जैक्टली मैच कर दे, और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है इसका जवाब आपको ट्रू या फॉल्स में मिल जाए। तो ये वो पैरामीटर है जिसके अंदर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, और हमारा काम है कि डेटाबेस में रखे हुए पासवर्ड से इसको मैच करके चेक कर लेना। तो ये होगा कैसे? यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें दिखाई देता है, तो इसने लिख कर दे दिया है, लेकिन मैं खुद से लिखूंगा इसे। जाहिर है मैं कहूँगा बी क्रिप्ट। बी क्रिप्ट मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर एक ऐसा मेथड है जो कि आपका नया पासवर्ड और डेटाबेस में रखे हुए हैश को लेता है और मैच करके आपको बता देता है कि ये सही है कि नहीं है। तो आपने कहा 1234 पहले रखा, उसके ऊपर हैश पासवर्ड डेटाबेस में सेव है। अगर अभी आप ताहा 1234 5 दे दें तो उसकी हैशिंग कभी भी मैच नहीं करेगी उससे जो डेटाबेस में सेव है। आपको वही देना है पासवर्ड, और उसको कंपेयर किससे करना है? उस हैश से जो आपने डेटाबेस में रखा है। ये जो मैं दिस पासवर्ड लिख रहा हूँ, ये बेसिकली आपका पासवर्ड नहीं है, ये डेटाबेस में वो हैशिंग वैल्यू है जो आपके पासवर्ड के ऊपर आपने सेव किए। कहाँ पर किए? ऊपर वाले हुक में आपने ये काम किया था। ये जो प्री हुक है, इस प्री हुक के अंदर आपने जो ये इफ एल्स को लिखा, इसमें यहाँ पर आप ये लिख रहे हैं कि बी क्रिप्ट हैश करो मेरे इस पासवर्ड को 10 कैरेक्टर्स के ऊपर। तो प्री हुक को मैं बंद करता हूँ। यही प्री हुक के अंदर सेव होने बनाए जाने वाला हैश डेटाबेस से उठाकर आप अपने बी क्रिप्ट के कंपेयर को दे रहे हैं। दिस पासवर्ड के मतलब डेटाबेस में जो रखा हुआ है उसे उठा रहा हूं मैं। पासवर्ड मतलब ये एक नई वैल्यू है जो डाटा दे रहा है। बंदा कह रहा है कि मेरा जो पासवर्ड मैंने रखा था वो ताहा 1234 था। अगर वो कहता है ताहा 123456 था तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन बी क्रिप्ट करके हमें हैश को चेक करके खुद ही बता देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बी क्रिप्ट को काम, आपका ये वाला काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा टाइम दें, मतलब अवेट, और ये चीज़ आप रिटर्न करेंगे। तो ये वाली लाइन जो आपने लिखी है, ये वाली लाइन जो आपने लिखी है वो आपके पासवर्ड को चेक करने का मेथड है। बस इतना सा ये मेथड है। बड़ा सिंपल सा क्यूट सा मेथड है, छोटा सा। और जब आपको ये यूज़ करना है तो आप इसको इस पासवर्ड करेक्ट के नाम से यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स बना सकता हूँ मैं, लेकिन एक ऐसी चीज समझते हैं, एक ऐसी चीज समझते हैं जो कि हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो है कि अगर, इसके लिए मैं ड्राइंग करता हूँ, इसके लिए मैं ड्राइंग, तो देखिए, आपका एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब हम यहाँ पर पोस्टमैन को ले लेते हैं।
और एक है आपका सर्वर। इस सर्वर के साथ है डेटाबेस। ये जो डेटाबेस है, ये बाहर है, क्योंकि हम मोंगोडीबी एटलस का यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वर के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो हमारा जो सर्वर है वो इससे जब बातें करता है तो वो जाहिर है बाहर है, तो बातें करता है इससे। और ये मेरा क्लाइंट है। मैं जब भी लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करते टाइम मुझे एक रैंडम स्ट्रिंग सेशन के तौर पर दिया जाता है। लॉगिन जब भी मैं करता हूँ तब मुझे सेशन के तौर पर एक रैंडम स्ट्रिंग दी जाती है, और वो जो रैंडम स्ट्रिंग है उसको मैं अपने ब्राउज़र में सेव कर लेता हूँ। मतलब होता ये है कि क्लाइंट ने कहा कि मुझे लॉगिन करना है। लॉगिन या तो लॉगिन होता है, या लॉगिन ना करके आपको साइन अप पर भेज दिया जाता है। और साइन अप अगर आप कर ले तो आपको यही कहा जाता है कि आए अब दोबारा से लॉगिन करें। तो ये प्रोसेस आपने देखा है कि हर हाल में लॉगिन तो आपको करना ही पड़ता है। और लॉगिन जब आप कर लेते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, और सर्वर आपको बदले में जो चीज़ देता है वो है सेशन। सेशन को हम कहते हैं कि सेशन टोकन। सेशन टोकन की शक्ल एक ऐसी होती है, लंबी सी रैंडम स्ट्रिंग है ये है आपका सेशन टोकन। इस सेशन टोकन की एक एक्सपायरी होती है, और वो जो एक्सपायरी है वो हो सकता है कि आपने 7 दिन रख दियो, 7 डेज। तो जब भी आप टोकन क्रिएट करते हैं तो टोकन तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसकी एक एक्सपायरी भी होती है, और वो जो एक्सपायरी है वो हो सकता है कि आपने ये जो टोकन है वो 7 दिनों के बाद एक्सपायर कर देना। मतलब इसके ये है कि अभी तो लॉगिन कर लें आप, और 7 दिनों तक आप बिना लॉगिन के, क्योंकि आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, तो ये जो बहुत लंबी सी स्ट्रिंग है ये मैंने आपके ब्राउज़र में सेव कर दिया है। और जब भी आते हैं तो मेरी वो एग्जाम्पल याद रखिएगा कि आप अपने ऑफिस में जो अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, ऑफिस का कार्ड है, वो अपने गले में लटका कर घूमते हैं। ये ऑफिस का रूल है। ये ऑफिस का रूल है कि आप ऑफिस के एम्प्लॉयमेंट कार्ड को अपने गले में लटका कर घूमना है आपको। उसकी वजह यह कि अगर आपने कार्ड आपके पास नहीं है तो ये आप अंदर नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। चलिए हम इसको एक ड्रॉ करते हैं कि लेट सपोज एक कार्ड है,
और आपको ऑफिस के अंदर आना है। आपको ऑफिस के अंदर आना है, और ये आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड है। तो इस एम्प्लॉयमेंट कार्ड को चेक करने के लिए हमने एक सेंसर लगा दिया, और ये जो है, ये आपको उसी सूरत में अंदर आने देता है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड लेकर आते हैं, तभी यूज़र जो है वो अंदर आ सकता है, अदरवाइज यूज़र अंदर नहीं आ सकता। ये जो यूज़र है इसके पास ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड अगर है, तो ये दोनों इससे पास करके ऑफिस में जा सकते हैं। अगर आपके पास ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं है, तो आप चाह कर भी इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है वो अगर आपके पास है, तो फिर आप अपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड के साथ इससे गुजर के ऑफिस में जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी कुछ ऐसी ही है कि टोकन अगर आपके पास है, तो ये टोकन जब तक आपके पास है तो आप लॉगिन ही समझा जाएगा आपको। आप आएंगे, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जैसे ही ये टोकन गलती से आपसे डिलीट हो जाता है, तो आपको कहा जाता है कि आप लॉगिन नहीं है, जाकर दोबारा से लॉगिन करें। और फिर आप लॉगिन जब करते हैं तो आपको एक नया टोकन बनाकर दे दिया जाता है। ये जो नया टोकन है आप ये लेकर फिर वेबसाइट पर आते हैं, और वेबसाइट के किसी भी पेज में आप जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि मैंने इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया है। असल में लॉगिन के पीछे की कहानी लॉगिन की नहीं होती, असल में ये टोकन होता है जो आपके गले में लटका हुआ एक कार्ड है, जिसका रूल ये है कि अगर आपको इस ऑफिस में एंटर होना है तो आपको इस सेंसर से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपके कार्ड की चेकिंग करके आपको अंदर आने देता है। तो और ये बात आपको समझ आ गई कि अगर टोकन आपके पास मौजूद है तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, किसी भी पेज पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यही वाला टोकन 7 दिन हो गए और एक्सपायर हो गया मतलब ये गायब तो खुद से नहीं होता, एक्सपायर हो गया, तो फिर आपको टोकन होने के बावजूद भी बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर आपको जब भी आना है तो आपको कहा जाएगा कि आप दोबारा से लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आपको एक नया टोकन बनाकर दिया जाएगा। अब दोबारा से लॉगिन करें, आपको एक नया फ्रेश टोकन बनाकर दिया जाएगा, और वो जो फ्रेश टोकन है वो 7 दिनों के लिए वैलिड होगा। फिर आप अपने इस वाले टोकन को डिलीट करके अपने इस नए टोकन के साथ आएं, तो आपको वेबसाइट पर विजिट करने दिया जाएगा। और 7 दिनों अगर हो गए तो 7 दिनों के बाद आपको, भले ये टोकन आपके पास है, ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा 7 दिनों के बाद, तो भले ये टोकन आपके पास है आपको फिर भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि जाएं दोबारा से लॉगिन करें। ये लॉगिन की लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है। जिसको हम लॉगिन कहते हैं वो असल में ये सेशन के ऊपर चल रहा है। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया कि सेशन टोकन जो है ये बेसिकली आपके 7 दिनों के एक्सपायरी के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, हम इस टोकन को अपने JWT से जनरेट करवाएंगे। मतलब ये सेटलेस है, ये टोकन हम अपने JWT से जनरेट कराएंगे और अपने डेटाबेस में भी सेव नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब भी वेरिफिकेशन करनी होगी तो मैं JWT को कहूँगा कि भाई ये वेरीफाई कर दो। ये सेशन लॉगिन की बात हो रही है, पासवर्ड में मत उलझ जाइएगा, पासवर्ड हम पढ़ के आ चुके पहले, वो चैप्टर ख़त्म हो गया।
ये अभी लॉगिन की बात हो रही है। तो मैं अपने JWT से कहूँगा, JWT टोकन मुझे ये टोकन बना कर भी दो, और बाद में मैं दोबारा इससे कहूँगा कि देखो ये टोकन तुम्हारे लाइब्रेरी में है कि नहीं है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई? जी, तो हमने ये चीज़ समझ ली है कि टोकन जो है वो हम बनाएंगे, और टोकन को बनाकर हम किस तरीके से रखेंगे। आइए ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और समझते हैं। ये जो सेशन टोकन जो JWT आपको बनकर मिल रहा है, इस सेशन टोकन को हम समझते हैं दो चीज़ों से। एक तो ये सेशन टोकन होता है आपका एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन के मतलब ये है कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ किसी जगह पर, ये वो टोकन है। और एक टोकन और है, इसका नाम आप बनाएंगे, इसका नाम आप रखेंगे, और वो है रिफ्रेश टोकन। तो मैं रख देता हूँ एक को एक्सेस टोकन और एक को रिफ्रेश टोकन के नाम से। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मुझे बताइएगा, किसी को भी नहीं हो रही? अच्छा, तो सेशन टोकन जो है, टोकन बेसिकली, इसको मैं सेशन टोकन ना कह के टोकन कहूँगा। तो जो टोकन्स हैं वो दो टाइप के टोकन अभी हम बनाएंगे। एक बनाएंगे टोकन जो कि एक्सेस टोकन होगा, और ये बड़ा शॉर्ट लिव होता है। शॉर्ट लिव मतलब ये होता है आपके 15 मिनट या 5 मिनट के लिए। और एक होगा रिफ्रेश टोकन। ये जो रिफ्रेश टोकन है, ये होगा 1 दिन के लिए। या हम समझने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा गैप भी डाल सकते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये 10 डेज के लिए है या 7 डेज के लिए। हमने 7 वहां पर लिख कर रखा है, तो इसलिए हम 7 डे कर देते हैं। 7 डे के लिए ये वो रिफ्रेश टोकन है, जब आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा तभी ये रिफ्रेश टोकन आपकी हेल्प करता है। और ये 1 दिन के लिए है। समझने के लिए मैंने लिखा है ताकि बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें कि एक्सेस टोकन 1 दिन पूरा घूम सकता हूँ मैं एक्सेस टोकन के साथ, और रिफ्रेश टोकन जो है ये 7 डे तक वैलिड है। दो टाइप के टोकन है, एक है एक्सेस टोकन, एक है रिफ्रेश टोकन। तो ये बात तो हमें समझ आ रही है कि दो टाइप के टोकन है। एक की जो लाइफ है वो 1 दिन की है, दूसरे की लाइफ जो है वो ज्यादा है, 7 दिनों की है। हमें करना ये है कि इन टोकन्स को बनाना है, और याद ये रखना है कि एक्सेस टोकन कभी भी हम डेटाबेस में सेव नहीं करते। एक्सेस टोकन को हम कभी भी डेटाबेस में सेव नहीं करते। यहाँ पर और रिफ्रेश टोकन को हम डेटाबेस में सेव करते हैं। रिफ्रेश टोकन को हम डेटाबेस में सेव करते हैं, और एक्सेस टोकन को हम डेटाबेस में सेव नहीं करते। मैं मिटा ही देता हूँ तो बेहतर है। रिफ्रेश टोकन आप अपने डेटाबेस में सेव करके रखते हैं, एक्सेस टोकन को आप डेटाबेस में अपने सेव नहीं करते। वो डायरेक्ट JWT से बनाते हैं, JWT में वो सेव होता है, JWT से ही वेरीफाई करते हैं।
तो मैंने आपको ये बोला है कि दो टाइप के टोकन है, और वो जो टोकन है वो एक एक्सेस टोकन है, एक रिफ्रेश टोकन है। एक्सेस टोकन वो टोकन है जो JWT से आप बना रहे हैं, शॉर्ट लिव टोकन होता है ये। और जो रिफ्रेश टोकन है वो आप डेटाबेस में अपने भी सेव करते हैं और यूजर को भी देता हैं। तो होता ये है कि एक्सेस टोकन जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप रिफ्रेश टोकन का यूज करके दोबारा से एक नया उसको टोकन बनाकर दे देंगे जो कि एक्सेस टोकन है। इसकी लॉजिक जब हम लिखेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप याद रखें कि चाहे वो JWT हो या चाहे वो कुछ और चीज़ हो जिसको JWT के अल्टरनेटिव आप यूज़ करें, वैसे सबसे फेमस JWT है। तो JWT भी आपको रैंडम स्ट्रिंग ऐसे जादू से बना के नहीं देता। वो कहता है कि भाई आप अपना कोई सीक्रेट बताएं, पहले तो आप मुझे वो डेटा दें जिसको मुझे टोकन में कन्वर्ट करना है। और टोकन में मैं कन्वर्ट उसी वक्त करूंगा जब आप मुझे साथ में एक सीक्रेट भी देंगे। तो सीक्रेट जो है ये आपको ही बताना पड़ता है। तो सीक्रेट के लिए हम डिफाइन करते हैं ENV। आए जरा इसको लिखने की तरफ चलते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आऊँगा, अपने ENV की फाइल में आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोर्स ओरिजिन है, पोर्ट है, MongoDB URL है। मैं यहाँ पर नीचे आकर लिखता हूँ एक्सेस टोकन सीक्रेट। ये क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आई एम सीक्रेट टोकन ऑफ JWT, है ना? ये मैंने लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा सीक्रेट है जो कि ENV के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से एक्सेस टोकन सीक्रेट के बाद एक्सेस टोकन की एक्सपायरी को भी हम यहाँ पर लिख कर रख देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेस टोकन की जो एक्सपायरी है वो 1 डे की हो। और इसी तरीके से आप बिल्कुल इससे अलग रिफ्रेश टोकन लिखेंगे। रिफ्रेश टोकन सीक्रेट, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों एक ही होते हैं। आपको अलग लिख रहे हैं आप अलग लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो एक्सेस टोकन सीक्रेट हो या रिफ्रेश टोकन सीक्रेट हो, ये दोनों आप यहाँ पर ENV में लिख रहे हैं और इसकी भी एक्सपायरी आप लिखेंगे। तो आप किस तरह लिखेंगे? एक्सेस टोकन एक्सपायरी इसका नाम है। रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी जो कि लॉन्ग लिव्ड है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि ये 7 डे तक है। यहां तक आपको क्या बात समझ आ रही है कि एक सीक्रेट लिख लिया मैंने, जब मैं एक्सेस टोकन जनरेट करूंगा तो इस सीक्रेट से करूंगा और उसकी एक्सपायरी डेट यहां पर मैंने लिख कर रख दी है कि वो कब एक्सपायर हो। रिफ्रेश टोकन के लिए जब मैं टोकन जनरेट करूंगा तो उसके भी मैंने सीक्रेट को लिख कर रख दिया और टाइम को लिख कर रख दिया कि ये कब एक्सपायर हो। ENV के अंदर मैंने रखा है ताकि ये इजीली चेंजेबल भी हो, बाद में कम ज़्यादा भी कर सकूं। क्या ये आपको ये बात समझ आ रही है? तो फिर हम चलते हैं और JWT जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो JWT भी एक पैकेज है, और JWT NPM को मैं लिख कर एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर जैसे जेसन वेब टोकन के पैकेज में आ जाएंगे। और इसे इंस्टॉल करने के लिए NPM आई जेसन वेब टोकन को आपको कॉपी कर लेना है। अपने टर्मिनल के अंदर NPM आई जेसन वेब टोकन लिख कर
इसी तरह ही लिखते हैं आप, एंटर करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल होगा। और ये जब पैकेज इंस्टॉल हो जाए, तो फिर आप इसे वेरीफाई कर लें अपने पैकेट डॉट जेसन में जाकर। आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है जेसन वेब टोकन। तो मतलब ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल सही तरीके से हो गई है। अब हमें आकर जिस तरह हमने अपने स्कीमा के अंदर मेथड को बनाया था, और मैंने कहा था कि आप बेशुमार मेथड बना सकते हैं, तो इसी तरह आप एक मेथड और बनाएंगे। और उस मेथड को मैं यहाँ पर नाम दूंगा जेनरेट एक्सेस टोकन। जब भी मुझे एक्सेस टोकन को बनाना होगा मैं इस मेथड को यूज करूंगा। लिखने का तरीका क्या है कि यूजर स्कीमा के ऊपर लिखना है मुझे ये। तो मैं यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स के साथ इसको मिला दूंगा, जैसे मैंने ऊपर वाला बनाया है वैसे ही मैं इसे भी बना रहा हूँ। 2 लाइनों का गैप दे देता हूँ। इक्वल के साइन के बाद मुझे इसको बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ। और फंक्शन जो है उसके कर्ली ब्रैकेट को मैंने लगाकर इस फंक्शन को ओपन कर दिया। JWT को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। और JWT के नाम को कॉपी करके नीचे यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आकर आप लिखेंगे आपका JWT, जो कि बनाकर देगा आपको टोकन, आपके इंफॉर्मेशन, आपके डाटा के बिहाफ में। तो JWT के साइन के मेथड को, जो कि आपसे दो चीजें मांगता है ये, एक पेलोड और दूसरा सीक्रेट। तो मैं पे लोड देता हूँ, पे लोड। पेलोड मतलब डाटा, पेलोड मतलब बॉडी, पेलोड मतलब इंफॉर्मेशन, कुछ भी बोल दें। पेलोड एक अच्छा नाम है तो पेलोड हम कहेंगे इसको, वरना आप इसको आपका डाटा, आपकी बॉडी, आपका इंफॉर्मेशन जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो पेलोड देते हैं पहले, और दूसरी चीज जो हम देते हैं वो देते हैं सीक्रेट। अच्छा, ये प्रोसेस डॉट ENV से आएगा, लेकिन हम ENV के अंदर जाकर देखते हैं। तो मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ, जनरेट एक्सेस टोकन। तो मुझे क्या उठाना है, जनरेट टोकन सीक्रेट। ये जो एक्सेस टोकन सीक्रेट है मुझे ये उठाना है। इस सीक्रेट को, एक्सेस टोकन वाला सीक्रेट, वो मुझे यहाँ पर दे देना है डॉट के साथ। तो हमने पेलोड भी दिया और हमने सीक्रेट भी दे दिया। तीसरी चीज भी ये लेता है, और वो जो तीसरी चीज है वो है एक्सपायरेशन टाइम। तो इसकी जो एक्सपायरेशन टाइम है वो, इसके पास अपना खुद का एक अपने खुद की एक प्रॉपर्टी है एक्सपायर इन के नाम से, जो कि कहते हैं कि मुझे वो वैल्यू बताएं जिस जिस टाइम पर आपको ये टोकन एक्सपायर करना है। तो ये भी हमने लिख कर रखा है। हमने एक्सपायर कब किया है, एक्सेस टोकन एक्सपायरी के अंदर 1 डे। तो इसके वेरिएबल के नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर प्रोसेस डॉट ENV डॉट इस वेरिएबल को पेस्ट कर दें। तो एक्सपायर आपने जब किया है, मैं ज़रा इसे फॉर्मेट कर देता हूँ आपके लिए। ये नीचे वाली लाइन में मैंने कर दिया, और ये नीचे वाली लाइन में मैंने कर दिया, और ये नीचे वाली लाइन में मैंने कर दिया।
ताकि आपको समझ आए कि JWT को हमने कहा कि पेलोड ले लो, एक्सेस टोकन सीक्रेट ले लो, इस सीक्रेट के बिहाफ में मुझे टोकन बनाकर देना, और ये टोकन इस टाइम पर एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ये जब मुझे टोकन बनाकर देगा, तो जाहिर है उसको मैं रिटर्न करूंगा। जो भी इस मेरे पूरे फंक्शन को चलाएगा, उसको JWT का ये टोकन रिटर्न होकर मिलेगा। लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये पेलोड कहाँ है। तो ये जो पेलोड है, आए जरा इसको बना लेते हैं। तो पेलोड के मतलब है कॉन्स्ट पेलोड, और पेलोड में जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाकर _ID में this.id, ये कौन सी आईडी है, जो ऊपर वाला स्कीमा ये जो आपने बनाया है, जब यूजर एवटार देता है, यूजर नेम देता है, ईमेल देता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मोंगोडीबी है वो _ID इसको खुद बना कर दे देती है। तो वो जो _ID है उसको हमने बराबर कर दिया आईडी के फील्ड के। ईमेल के नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस में जो भी यूज़र ने अपने ईमेल को सेट किया है वो वैल्यू सेट कर दी है। और यूज़र नेम के एट्रीब्यूट के अंदर यूज़र ने जो भी अपना यूज़र नेम रखा है वो वैल्यू हमने इसके अंदर सेट कर दी है। तो ये मेरा पेलोड है। इसी पेलोड को मैं देख पाऊंगा जो JWT टोकन मुझे बनाकर देगा। अगर मैं इस टोकन को JWT की वेबसाइट पर जाकर चेक करूं, तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन नजर भी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक जो है ये क्लियर है। जनरेट एक्सेस टोकन का मेथड आपने बना लिया है। अच्छी बात ये होगी कि अगर मैं इसके ऊपर एक कमेंट ऐड करूं और यहाँ पर लिखूं जनरेट एक्सेस टोकन, और इसके साथ मैं ऊपर वाला जो है इसके लिए अलग कमेंट ऐड करूं, और इसमें लिखूं कंपेयर पासवर्ड, और इन दोनों को कोलैप्स करके बंद कर दूं, ताकि मैं अगले मेथड की तरफ आगे बढ़ सकूं। अच्छा, 1 मिनट। सर कॉमा के साथ तो हो सकता। कर्ली ब्रैकेट की क्यों ज़रूरत है, कॉमा सेपरेटेड है इसलिए, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना नहीं, ऑब्जेक्ट। नीचे नीचे सर। पेलोड अच्छा, ये प्रोसेस। ये इस तरह ही जी देते सर। हैं। इसका तरीका यही है, एक्सपायर एन जो है वो एक की वैल्यू पेयर की शक्ल में आप देते हैं, और इसका नाम है एक्सपायर एन, और इसमें आप देते हैं डेट। तो ये जो डेट है वो हमने ENV में लिखकर पहले ही रख दी है, 1 डे। तो ये जो 1 डे की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पर ENV से उठकर यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू के। जो एक्सेस टोकन है, रिफ्रेश टोकन नहीं है, ये एक्सेस टोकन है। आप इस मेथड को चलाकर एक्सेस टोकन जनरेट कर पाएंगे। ये कर्ली ब्रैकेट में ही आएगा, इसके क्या बाहर ये नहीं आ आता सकता। आता ही करली ब्रैकेट में, ओके, इसका फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट ठीक। है ये। ठीक है सर। अच्छा, अब आपको ये करना है कि अब आपको ये करना है कि अब आप ना जनरेट JWT रिफ्रेश टोकन ये बनाएंगे। और ये जो रिफ्रेश टोकन है ये भी टोकन ही है, जैसे ऊपर वाला बना वैसे नीचे वाला बनेगा। तो यूजर स्कीमा लिखें, डॉट मेथड लिखें, डॉट इसको एक नाम दें, जैसे जेनरेट रिफ्रेश टोकन। और ये एक फंक्शन है जैसे ऊपर वाला था, तो फंक्शन बनाकर आप इसके कर्ली ब्रैकेट को ओपन करें। रिफ्रेश टोकन में आपको पेलोड के अंदर ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई अपने
यूजर की ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दे दे जिसके जरिए अगर हम कल को एक्सेस करना चाहें तो उसका पूरा डाटा एक्सेस कर पाएं। तो वो होती है कि जब भी आप यूजर की आईडी, जो कि मोंगोडीबी आपको बनाकर देता है, जब भी आप यूजर का डाटा क्रिएट करते हैं उसको लिख देंगे, तो कल को मुझे ढूंढना भी हुआ जाकर मोंगोडीबी में, तो इस आईडी, क्योंकि ये यूनिक होती है आईडी, इस आईडी के बिहाफ में पूरे यूजर को ढूंढ सकता हूं मैं। तो पेलोड में मैं एक ही चीज दूंगा जनरेट रिफ्रेश टोकन में, और ये है सिंपल आईडी। तो मैं इसके जनरेट रिफ्रेश टोकन वाले फंक्शन में मैंने एक पेलोड बनाया है जिसमें मैंने अंडर स्कोर आई डी दी है, और बाकी मैंने वही JWT के जरिए एक टोकन क्रिएट किया जिसमें मैंने तीन चीज़ें दी हैं। पेलोड दिया, रिफ्रेश टोकन सीक्रेट, ये मैं ज़रा खुद से लिखना चाहता हूँ। रिफ्रेश टोकन सीक्रेट ENV में जाता हूँ, रिफ्रेश टोकन सीक्रेट का नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी को मिटाता हूँ, यहाँ पर ENV में जाता हूँ, रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी का नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी भी तो अब वो सही हो गई है। तो एक टोकन मुझे ये बनाकर दे देगा, एक एक्सेस टोकन था, एक रिफ्रेश टोकन है, दोनों के मेथड बनाकर मैंने रख लिए। तो यहाँ पर हम इस चीज को स्टॉप करते हैं।